अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे, ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। एक दिन एक प्रोग्राम हुआ आज तक पर 6 PM 15/5/20 को, जिसमें मुद्दा था SB चौहान का। उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान की जो मंदिर हैं उसमें जितनी भी सोना है उसको सरकार ले ले और उस पर ब्याज देती रहे, और इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के उसके हित में इस्तेमाल करें। तो इस मुद्दे पर बहस हो रही थी, तो उसमें संबित पात्रा ने कहा कि मुग़लों ने हिंदुस्तान में सोना लूटने के लिए हमला किया था, और आज लगता है कि कांग्रेस भी वही चाह रही है। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें हम लोग समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की जो नूरा कुश्ती है उस पर से काफ़ी हद तक पर्दा उठ चुका है, और अब इसमें मुसलमान फंसने वाला नहीं है। उसमें संबित पात्रा ने यह भी कहा कि SB चौहान ने जैसे मंदिर के बारे में कहा तो उनको वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में भी कहना चाहिए, और सारे जो धार्मिक संस्थान हैं वहाँ उनकी भी ज़मीन या जो भी है उसको लेना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए। तो देखिए, इस पे तो अब आप लोग क्या सोचते हैं वो तो अलग मुद्दा है, जबकि सच ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन तकरीबन 1947 के आसपास 11 लाख बीघा थी। 11 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, जो आज की तारीख में बची है केवल 3 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन, और 8 लाख बीघा वक्फ बोर्ड की ज़मीन को या तो कब्ज़ा करा दिया गया है या बिकवा दिया गया है। बहरहाल आज मुद्दा ये नहीं है। आज मुद्दा ये है कि संबित पात्रा का ये इल्ज़ाम है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान में सोना लूटने के लिए हमला किया, और इसी संदर्भ में जब बात हो रही थी तो बात ये आई कि भाई तिरुपति मंदिर में 9000 किलो सोना है, वैष्णो देवी मंदिर में 1.2 टन, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 376 kg, सिद्धि विनायक मंदिर में 160 kg, जगन्नाथ मंदिर में 150 kg सोना है। इसी तरीके से और भी बहुत सोना हिंदुस्तान के मंदिरों में है। तो इसको एक अलग मोड़ देने के लिए संबित पात्रा ने इसमें मुग़लों की बात यहाँ ला दी। तो अब सवाल पैदा होता है कि मुग़ल यहाँ से सोना लूटे तो कहाँ लेके गए, पहली चीज़। दूसरी बात कि तीसरी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व में से लेकर के जो गुप्त साम्राज्य का टाइम था उससे लेकर के तकरीबन 1300 ईस्वी तक जो भारतीय लोगों ने अपना उपनिवेश बसाया, बर्मा से लेकर के मलेशिया इंडोनेशिया तक, तो क्या वो लोग गए थे वहाँ, वो भी सोना ही लूटने गए थे? क्या संबित पात्रा जी यही कहना चाहते हैं उनके बारे में भी? जबकि उस वक्त जो है मलेशिया इंडोनेशिया स्वर्ण भूमि के नाम से मशहूर थे। अब इसमें इसके अलावा कुछ और भी बातें हम जान लें दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में तो समझने में बहुत आसानी होगी। एक पुस्तक है
दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति। लेखक हैं सत्यकेतु विद्यालंकार। इस किताब में से कुछ खास पॉइंट हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग के सामने रखा जाए, उस पर आप लोग गौर कीजिए। नंबर 1, भारत के पूर्व में बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सियाम यानी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपीन के राज्य हैं, जिन सब में न केवल भारत के धर्म प्रचारक ही गए, शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि धर्मों का प्रचार करने के लिए गए थे, अपितु कितने ही उपनिवेश भी वहाँ भारतीयों द्वारा स्थापित किए गए थे। पेज नंबर 9। तीसरी, इसके अलावा दूसरी बात नंबर 2 है, दक्षिण पूर्व एशिया के विविध देशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की। यह प्रक्रिया शुंग सातवाहन युग में प्रारंभ हुई थी और गुप्त साम्राज्य के समय तक इसका चरम विकास हो गया था। प्रायः 13वीं सदी तक इस क्षेत्र के ये भारतीय राज्य कायम रहे। इनके राजा भारतीय थे और इनकी भाषा, संस्कृत, शासन विधि तथा धर्म आदि सब भारतीय थे। बात नंबर 3 है, भारतीय राजाओं ने चंपा नाम का साम्राज्य का निर्माण किया। नंबर 4, सियाम, बर्मा और कंबोडिया आदि देशों के लोगों का धर्म अब भी बौद्ध है और वे भारत को अपनी धर्मभूमि मानते हैं। नंबर 5 है, भारत के पूर्व में जिन देशों और द्वीपों को टालमी ने त्रांस गंगेतिका यानी गंगा पार का भारत कहा था, सुवर्ण भूमि और सुवर्ण द्वीप भी उन्हीं को कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुषाण, शक आदि विदेशी आक्रांताओं के कारण जब भारत के अनेक प्राचीन राज्यों की स्वतंत्रता का लोप हो गया तो उनके राजवंशों के अनेक साहसी राजकुमारों ने इन सुदूर प्रदेशों में जाकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। अगला पॉइंट है, पहली और दूसरी सदियों में उपनिवेशों की स्थापना के लिए भारतीयों का जिस ढंग का प्रवाह पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशाओं की ओर प्रारंभ हुआ था, वैसा ही एक प्रवाह किसी अज्ञात प्राचीन काल में भारत में निवास करने वाली मुंडा, संथाली आदि जातियों का भी उन्हीं दिशाओं में हो चुका था। पेज नंबर 22। 8वीं सदी में शैलेंद्र वंश के प्रतापी राजाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया और शीघ्र ही मलेशिया तथा इंडोनेशिया के विविध प्रदेशों व द्वीपों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस क्षेत्र में जो बहुत से भारतीय उपनिवेश व राज्य स्थापित थे, वे सब शैलेंद्र साम्राज्य के अंतर्गत हो गए। ये शैलेंद्र राजा सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय थे। शैलेंद्र वंश का साम्राज्य 8वीं से 11वीं तक रहा। इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध तो बहुत प्राचीन काल से था, पर जब राजा अशोक ने धर्म द्वारा अन्य देशों को विजय करने की नीति को अपनाया और आचार्य उपगुप्त यानी मोदगलिपुत्र तिस के नेतृत्व में बौद्धों की तृतीय महासभा ने विदेशों में प्रचारक मंडल भेजने का आयोजन किया। पेज 9। तीसरी सदी ईसा पूर्व तक इन देशों में किसी उन्नत सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मौर्योत्तर युग में वे सब भारतीय बस्तियों से परिपूर्ण हो गए थे। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने रखा। और फिर 14वीं सदी के आसपास वहाँ इस्लाम पहुँचा और मुसलमानों ने उसको अपने अधीन किया और अपना उपनिवेश वहाँ बसाया, यानी शासन व्यवस्था लागू की, जो अंग्रेज़ों के कब्ज़ा करने तक मुसलमानों का शासन रहा। बाद में फिर मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत करके वहाँ पर आज़ादी हासिल की।
तो ये है दक्षिण पूर्व की कुछ खास जानकारियाँ। तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या जब भारतीयों ने आज से 2300 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में अपना उपनिवेश बसाया, तो क्या वो भी सोना लूटने के लिए गए थे? ये बड़ा सवाल है संबित पात्रा जी से। देखिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, ऐतिहासिक जानकारी। अगर इसमें किसी भाई को लगता है कि हमने कोई भी बात गलत कह दी है या गलत पॉइंट दे दिया है, तो आप लोग ज़रूर जो है हमें उस बात से अवगत करा दें, हमारी कमियों की तरफ हमें ध्यान दिला दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।